स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। यूनिट नंबर 2 वही है, काइनेमेटिक्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मींस वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन अ प्लेन जो न्यू चैप्टर है वो है मोशन इन टू डायमेंशंस। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन हमें स्टडी करना है। अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करें, वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो वन डायमेंशनल मोशन में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं। कैसे? अगर वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो अगर वो इधर को चलेगा, इधर को डिस्प्लेसमेंट करेगा तो हम लेते थे प्लस, इधर को चलेगा तो हम लेते थे माइनस। अगर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस। अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो अपवर्ड के लिए मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए हम लेते थे पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट लेते थे नेगेटिव। ये वेलोसिटी अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, वेलोसिटी नीचे के लिए नेगेटिव, वेलोसिटी इधर के लिए पॉजिटिव, वेलोसिटी इधर के लिए नेगेटिव, एक्सेलरेशन इधर के लिए पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इधर के लिए नेगेटिव। वैसे ही अगर वो z एक्सिस में वन डायमेंशनल मोशन था, मतलब किसी भी एक डायमेंशन में मोशन कर रहा है, अगर z एक्सिस में मोशन कर रहा है तो बाहर पॉजिटिव और इधर के लिए इनवर्ट के लिए नेगेटिव। तो वन डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन का इतना रोल नहीं था, एक पॉजिटिव लेते थे तो उसके अपोजिट नेगेटिव लेते थे। लेकिन वही अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, मोशन इन अ प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं। वो ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, कहीं भी चल सकता है। तो यहां डायरेक्शन से कैसे डील करें, यहां डायरेक्शन को कैसे हैंडल करें? तो इसके लिए डायरेक्शन को हैंडल करने के लिए हम न्यू टर्म लेके आए, वेक्टर्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहां पे अपना रहेगा वो रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक नोट करिए, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले इसको समझते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। इसका थोड़ा सा टच इससे पहले चैप्टर में आया था, लेकिन यहां पे इसकी डिटेल स्टडी होगी। एक दो लेक्चर पूरे वेक्टर के ही चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक, इसको ऐसे समझिए। सपोज आपको बोला किसी ने कि जाओ भाई मार्केट में और 5 kg चीनी लेके आओ, 5 किलो चीनी लेके आओ। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। 5 kg आपको शुगर चाहिए, आप मार्केट में गए, आपने कहा 5 किलो चीनी दे दो, आप वापस आ गए, हो गया काम। अब दूसरा केस देखिए। सपोज एक खाई है यहां पे और यहां ऊपर एक कार है। समझना इसको, यहां कोई पहाड़ी में एक कार है। थोड़ा सा फील आना चाहिए आपको वेक्टर्स का। यहां पे एक कार है ऐसे, ठीक। आपके फ्रेंड ने कहा कि जाओ वहां पे मेरी कार खराब हो गई है और उस पे 100 न्यूटन फोर्स लगा के आओ। ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन क्या दी उसने आपको? आपके फ्रेंड ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि पहाड़ी पे मेरी कार खराब हो गई है, उस पे 100 न्यूटन फोर्स लगा के आओ। ठीक है, आपने कहा चलता हूं मैं। वो आप गए यहां पे और आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया ये साइड, 100 न्यूटन फोर्स यहां, और 100 न्यूटन फोर्स जैसे इस साइड लगाया ये कार गई खाई में। तो क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ थी? सो आंसर इज नो। वहीं अगर आपको बोला गया कि 5 किलो चीनी लेके आओ, वो इंफॉर्मेशन इनफ थी, 5 kg से काम बन गया। लेकिन यहां पे 100 न्यूटन फोर्स, इससे काम नहीं बना। अब आप वापस आए, आपने कहा मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया उस पर। तो आपके फ्रेंड ने कहा कहां है कार? तो उसने कहा वो तो गई खाई में। तो यहां पे 100 न्यूटन ये इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको आपको डायरेक्शन भी बतानी चाहिए थी कि 100 न्यूटन फोर्स लगाओ इस साइड और वापस लेके आओ। तो डायरेक्शन फोर्स की जरूरी है। कैसे? थोड़ा इसको ऐसे समझिए। यहां पे मैंने कहा इस डस्टर पे 100 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो आप पूछेंगे सर किस साइड? यहां, 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 इधर, कहां? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी होती है, उनके डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर्स। और ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसमें ऐसे टेबल बनाइए, एक यहां स्केलर्स और यहां लिखेंगे वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज उनको स्केलर बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज उनको बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हुई? क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका बस मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर्स। एग्जाम्पल, जैसे आपका मास हो गया, टाइम हो गया,
टेम्परेचर हो गया, इनकी डायरेक्शन नहीं होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया और भी बहुत सारी, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब क्या है? स्केलर्स। वेक्टर्स क्या हुए? वो क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिन पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, एग्जाम्पल फोर्स, ये 100 न्यूटन फोर्स जो आपको कार पे लगाना था, ये भी पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में लगाना है। तो फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क हो गया, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप आगे जैसे जैसे क्वांटिटीज आते रहेंगी फिर आप उनको पढ़ते रहेंगे, एटसेट्रा, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्केलर्स और वेक्टर्स में। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है, और स्केलर्स इनकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा और एक और डिफरेंस देख लें। अगर हमें स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना है, मैंने कहा 5 kg और 3 kg को ऐड करिए, तो आपने कहा सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन है, ये आ जाएगा सर 8 kg, बहुत सिंपल है ये तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं आप उनको लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज इनको आप अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं कर सकते, इनके लिए वेक्टर एडिशन चाहिए होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं इस बेसिक डिफरेंस को। कैन बी एडेड, स्केलर्स मीन्स स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड बाई लॉज ऑफ अलजेब्रा, सिंपल एडिशन इनका कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, कैन बी एडेड ओनली बाई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इनके नियम अलग हैं, इनके लॉज अलग हैं ऐड करने के, वो हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे इसका कि कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है। बस पहले बेसिक डिफरेंस यही है, स्केलर क्वांटिटीज को अलजेब्रिक लॉ से ऐड किया जा सकता है, वहीं वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आपको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ता है, जिसके बारे में हमारे पास आगे आएगा, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस अपने को क्लियर हुआ। अब वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, अब उसको लिखते हैं, अब उसको समझते हैं। ओके, अब लिखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इसका, वेक्टर को हम एक एरो से शो करते हैं, ऐसे, ये एरो। इस एरो का क्या मीनिंग है सर, समझा रहा हूं अभी, पहले इसको समझते हैं। देखिए ये है इसका हेड और इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, ये एरो का हेड है और इसको क्या कह सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट। यह है इसका टेल, इसकी पूंछ, या इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। अब देखिए जो एरो की लेंथ होगी वो बताएगी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, तो लेंथ क्या बताएगी, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। और जो एरो हेड जिधर होगा, ये एरो हेड, वो बताएगी क्वांटिटी का डायरेक्शन। तो एरो हेड क्या बताता है, क्वांटिटी का डायरेक्शन। कैसे सर, कैसे सर, समझा रहा हूं। देखो यहां पे एक पॉइंट है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ 5 न्यूटन, सपोज इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो एरो इधर की तरफ कितना, 5 न्यूटन, ठीक है। अब हमने इसी एरो पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इस साइड, सेम साइड 10 न्यूटन लगाया। अभी मैंने बताया लेंथ क्या बताता है, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो 5 न्यूटन अगर ये है तो 10 न्यूटन इसके डबल कर देना है, ये 10 न्यूटन हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम, ठीक, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन इधर की तरफ, तो 5 न्यूटन है तो लेंथ यही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी 5 न्यूटन, समझ गए। तो फिर से देखते हैं, जो एरो का लेंथ होता है वो क्या बताता है, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और एरो हेड वो बताता है डायरेक्शन। जैसे 5 न्यूटन इधर की तरफ लगाया तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाया तो इसके डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है। 5 न्यूटन अपोजिट लगाया तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, लेंथ सेम रहेगी, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, सपोज ये पॉइंट O है, ये A है, तो इसको लिखते हैं OA वेक्टर, ऐसे OA वेक्टर। हमने फोर्स को लिखना है तो F वेक्टर, सिंपल। कहीं कहीं इसको बोल्ड लेटर में भी दिखा देते हैं, ऐसे बोल्ड कर देते हैं, उसका मीनिंग F वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे एक एरो लगा देना है, ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
वेक्टर की प्रॉपर्टी, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग आपको आगे समझ आएगा, जैसे जैसे आगे करते चले जाएंगे फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, और इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। एक वेक्टर को आप उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? यहां पे हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, आप इसको शिफ्ट करके यहां ले जा सकते हैं, ऐसे आप इसको शिफ्ट करके यहां ले जा सकते हैं, पैरेलल यहां ले जा सकते हैं, यहां ले जा सकते हैं, यहां ले जा सकते हैं। लेकिन दो बातें ध्यान में रखनी है, इसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको नहीं बदलनी है। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है वेक्टर्स में, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन 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 इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। इसको ऐसा नहीं बना देंगे कि वेक्टर ऐसे मैंने सर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, नहीं ये गलत है, ऐसा मत कर देना। पैरेलल शिफ्टिंग का मीनिंग है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, बाकी पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। ठीक, चलिए ये भी क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट, टू वेक्टर्स हैं, उनके बिटवीन एंगल क्या होगा और कैसे वेक्टर्स के बिटवीन एंगल को हम फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखिए एंगल बिटवीन, अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, उनके बिटवीन एंगल हम कैसे बताएंगे। ये है हमारे पास वेक्टर, सपोज एक ऐसा है और एक ये है, इनका नामकरण करते हैं, ये वाला P है और ये वाला Q है। तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, कौन सा एंगल इनके बिटवीन होगा। हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, टू चॉइसेस हैं, आपको बताना है कि एंगल कौन सा है। सर कहाँ है टू ऑप्शंस, बता रहा हूं। क्या ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा। तो इसका तरीका क्या है, तरीका समझ लो। यहां पे देखो, इसका मेथड देखो। सबसे पहला स्टेप, अगर एंगल आपको बताना है वेक्टर्स के बिटवीन, तो हमने तरीका क्या बनाया, ज्वाइन टेल टू टेल। पहले दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन होनी चाहिए, पूंछ से पूंछ। क्या इन दोनों की टेल ज्वाइन हो रही है, यस, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है आपको फाइंड स्मॉलर एंगल। स्मॉल एंगल ढूंढो, ये वाला सपोज 240 है और ये वाला 120 है, तो कौन सा एंगल होगा इन दोनों के बिटवीन, 120 डिग्री, स्मॉल एंगल। क्या है तरीका, फिर से दो वेक्टर के बिटवीन अगर एंगल बताना है तो दोनों की टेल ज्वाइन कर दो। अब जो स्मॉल एंगल है वही दोनों के बिटवीन एंगल है। स्मॉल एंगल कौन सा है, 120 डिग्री इस केस में, तो 120 डिग्री दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल होगा। एक बात ध्यान रखो, जो एंगल आएगा बिटवीन टू वेक्टर्स वो या तो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा, 0 से कम नहीं हो सकता, और या तो 180 से कम या 180 के इक्वल, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, it is between 0 and 180, it may be 0, it may be 180, but it lies between 0 and 180। तो 0 से 180 के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है। फिर से टेल ज्वाइन करो, टेल ज्वाइन करने के बाद स्मॉल एंगल जो होगा वही दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल होगा। अब इसमें मुझे एंगल बताइए, दो वेक्टर के बिटवीन कितना आएगा, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। एक वेक्टर हमारे पास ये है P वेक्टर सपोज, और एक वेक्टर हमारे पास ये है Q वेक्टर। ये वाला एंगल हमको दिया 120 डिग्री, तो बताइए P और Q के बिटवीन एंगल कितना है। तरीका क्या है, तरीका ये है कि दोनों की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। क्या दोनों की टेल ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसका हेड है P का और Q का टेल है, तो अभी बता नहीं सकते एंगल। दोनों की टेल ज्वाइन करो, कैसे करें सर, तो अभी देखा पहले पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। तो हमने टेल ज्वाइन कराने के लिए इस P को आगे शिफ्ट कर दिया यहां, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अब दोनों की टेल ज्वाइन हो, मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, दोनों की टेल ज्वाइन हो गई, यस। अब जो एंगल आएगा स्मॉल एंगल, वो दोनों के बिटवीन एंगल होगा। स्मॉल एंगल यही दिख रहा है हमें, ये कितना आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 120 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। या तो आप इस वेक्टर को यहां ले जाओ या इसको नीचे ला जाओ, बात एक ही है। दोनों की टेल ज्वाइन कराने के लिए इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो या इसकी कर दो, मैंने इसकी कर दी। आप इसका करोगे तब भी 60 डिग्री आएगा। चलो आप आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। हमारे पास वेक्टर्स हैं ऐसे, सपोज दिस इज P वेक्टर, एक ये है, दिस इज सपोज Q वेक्टर, एंड वन मोर, दिस इज R वेक्टर।
r vector, this angle is 90 degree, this is suppose 60 degree and this is 30 degree. अब P और Q के बिटवीन एंगल बताओ, ऐसा आपके पास है P और Q के बिटवीन, तो क्या इनकी टेल ज्वाइन हो रही है? नहीं, इनका हेड ज्वाइन हो रहा है। टेल ज्वाइन कर दो। टेल ज्वाइन करने के लिए हमने P को ऊपर ले गए, लेंथ और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना। Q को P को हम ऊपर ले गए, ऐसे शिफ्ट कर दिया, Q को भी हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ ले गए ऐसे। अब देखो ये 30 डिग्री है, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, दोनों की टेल ज्वाइन हो गई, यस, स्मॉल एंगल दोनों के बिटवीन, ये तो P और Q के बिटवीन एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर दोनों का हेड ज्वाइन कर रहा है, हेड ज्वाइन कर रहा है, तो दोनों का जो हेड ज्वाइन कर रहा है, जो एंगल बन रहा है वो दोनों के बिटवीन एंगल होगा। लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है, दोनों के टेल को ज्वाइन कराओ, पैरेलल शिफ्ट करके करा दिया, दोनों के बिटवीन एंगल, स्मॉल एंगल कितना आया 30 डिग्री, तो वो दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल होगा। ठीक है, R और Q के बिटवीन, R और Q के बिटवीन एंगल, इन दोनों के बिटवीन, दोनों की टेल ज्वाइन कराओ। R का हेड Q की टेल को ज्वाइन कर रहा है, अभी नहीं बता सकते, तो R को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया आगे ऐसे, R को यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब ये दोनों की टेल ज्वाइन हो गई बिल्कुल। ये एंगल कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन है ये 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री। ठीक है, P और R के बिटवीन एंगल बताओ, इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन बताओ, क्या दोनों का टेल ज्वाइन कर रहा है, यस। स्मॉल एंगल कितना है 90 डिग्री, क्या ये वाला होगा 270, नहीं, स्मॉल एंगल देखते हैं 90 डिग्री, तो P और R के बिटवीन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो सिंपल ये है कि अगर आपको टू वेक्टर्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है तो दोनों का टेल ज्वाइन कराना है और स्मॉल एंगल सर्च करना है, वही स्मॉल एंगल दो वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है। और जो एंगल आएगा बिटवीन टू वेक्टर्स, इट विल बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसमें आएगा पोजीशन वेक्टर, इसके बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन पहले पोजीशन वेक्टर। नेम देखिए इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मींस ये पोजीशन बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट की एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो लिखते हैं इसके बारे में पहले, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये नोट करते रहना सब, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू ओरिजिन। सपोज किसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट इस P पॉइंट पे, स्पेस में कहीं पे, यहाँ पे P पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर टाइम T, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, और ये इसका पोजीशन वेक्टर, सिंपल इसकी पोजीशन जो बता रहा है ऐसे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, सपोज किसी टाइम पे T डैश पे ये P डैश पे चले गया, P डैश पॉइंट पे चले गए यहाँ पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, ओरिजिन से ही होगा, ये यहां से ऐसा। एक बात ध्यान रखनी है, जो पोजीशन वेक्टर का टेल रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो ओरिजिन पे ही रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर एक फिक्स्ड वेक्टर है, हम आगे देखेंगे अलग अलग टाइप के वेक्टर वहां पे आएगा। फिक्स्ड वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है ओरिजिन पे। ठीक हो गया, तो सिंपल क्या बता रहा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट की। अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब इसका नेम देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा, लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजिशन in a given time interval, in a given time है, in a given time interval। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है कि कितनी और किस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है ना गिवन टाइम इंटरवल। पहले वो ऑब्जेक्ट यहां पे था T टाइम पे, अब वो T डैश पे P डैश पे चले गया, T डैश टाइम पे इस P डैश पॉइंट पे चले गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर हुआ। तो ये हमने ऐसा, ये एरो इधर है, हमने ऐसे बना दिया, ये पॉइंट है P डैश और यहां पे गया वो T डैश टाइम पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने इधर की तरफ ये बना दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ से पता चल जाएगा, मतलब कितना इसने पोजीशन चेंज किया है, और डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें बताता है कि कितनी
कितनी पोजीशन, कितना मतलब कितने अमाउंट में इसने पोजीशन चेंज किया है और किस डायरेक्शन में किया है। तो इस ये एरो बता रहा है कि इधर के लिए इसने डिस्प्लेसमेंट किया है और इसका लेंथ बताएगा कि कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक, क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बार फिर से, इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। क्लियर। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये क्या है इसके, पोजीशन वेक्टर। एक बात देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर नहीं है, ये फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब इसका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं है। अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका टेल फिक्स है कि ओरिजिन पे ही रहेगा, ओरिजिन से ही बनेगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कहीं भी हो सकता है, फ्री वेक्टर है। आगे हम देखेंगे फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर क्या है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो क्लियर हुआ। अब आएगा हमारे पास पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। इन सबको नोट करते रहो, अभी बेस चल रहा है वेक्टर्स का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आने वाली है। मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आएगा पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। इसके बारे में आपको आगे नॉलेज होगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कैसे, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। हमने इस साइड फोर्स लगाया इस पे इधर की तरफ, तो ये फोर्स इधर की तरफ, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर की तरफ लग रहा है। हमने यहां लगाया तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर की तरफ लग रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं पोलर वेक्टर्स। एग्जांपल क्या हो गए, एग्जांपल हो गए फोर्स हो गया आपका, फोर्स हो गया, इसके अलावा वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेट्रा कर लेते हैं। तो ये कैसे वेक्टर्स हैं, पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, इनका नेम देखिए एक्सियल। एक्सियल वेक्टर्स ये आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट, वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट along axis of rotation। वो वेक्टर्स जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट, और ये कहां लगते हैं, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बारे में जैसे मैंने बताया आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। ठीक, जब हमारे पास ये क्वांटिटीज आएंगे। एग्जांपल क्या हो सकते हैं एक्सियल वेक्टर्स के, इसके एग्जांपल हो सकते हैं टॉर्क, ये टॉर्क आगे ही आएगा। एंगुलर मोमेंटम ये भी आगे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ये भी आगे आएगा, तो एटसेट्रा। ये सब कैसे वेक्टर्स हैं, एक्सियल वेक्टर्स, ये अलोंग द एक्सिस लगते हैं। जैसे हमारे पास टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एफ इधर लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, और इसका ये जो थंब आएगा ये बताएगा एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सब आगे आएगा हमारे पास। तो अभी आपको बेसिक समझना है। पोलर वेक्टर्स जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। एक्सियल वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को एंड एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनको राइट हैंड रूल से हम बताते हैं, ऐसा ये घूम रहा है इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ घूम रहा है नीचे की तरफ लगेगा, तो ये सब हमारे पास आगे आएगा। तो ये है पोलर और एक्सियल वेक्टर्स। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स इसमें पढ़ लेते हैं वेक्टर्स में जो आपको समझने जरूरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या हुए, इक्वल नेम से दिख रहा होगा, इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। कैसे, हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ये है और एक और वेक्टर है उसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर।
इन दोनों की लेंथ सेम है, मतलब उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर कैसे हो गए? इक्वल वेक्टर। क्या मुझे बताइए, बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल वेक्टर है? बिल्कुल नहीं। क्या सी वेक्टर और डी वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं? ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इक्वल वेक्टर कौन से हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किन्हें कहते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। एक और बात ध्यान रखनी है, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये दोनों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फोर्स है 20 न्यूटन का और ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की, तब इनको इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। खैर बेसिक बात है। तो इक्वल वेक्टर सिंपल ध्यान में रखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उन वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। सेकंड, नेगेटिव वेक्टर। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर सिंपल इसको ऐसे समझिए, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर। अगर मैं लिखूं माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि इसका लेंथ तो वही रहेगा जो ऊपर ए वेक्टर का है, लेकिन माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है वेक्टर के जैसा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अगर ये ए वेक्टर तो माइनस ए वेक्टर इधर की तरफ होगा। माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट हो जाएगा, ए वेक्टर ही है मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहे बट डायरेक्शन अपोजिट हो, इसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, मॉड्यूलस क्या हुआ इसको समझते हैं। हमें वेक्टर को लिखना हो हम कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर ऐसे। तो ये ए वेक्टर दोनों चीजें बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं इस पे ऐसे मॉड्यूलस लगा दूं तो बस ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, और इसको लिखेंगे सिंपल ए। तो अगर मॉड्यूलस लग गया तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? बस उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बस इसका मीनिंग क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस लगाने का। ठीक हो गया? चलो आगे 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 बढ़ो। बस सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें ये समझनी है आगे बढ़ने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट आने वाला है, अब जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आगे बहुत यूज होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसा इसका नेम बता रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। कितना हो? 1 यूनिट। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसको शो करते हैं ऐसे, कैप लगा देते हैं इस पे, ये टोपी के जैसा लग रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ए कैप, CAP। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए कैप। इसको कैसे पढ़ते हैं? ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? ए कैप। मतलब ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो ये यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th तक भी, आगे भी। तो या तो इसको ए कैप बोल लो या ए हैट बोल लेते हैं, टोपी जैसा है ये, ए हैट, लेकिन ज्यादातर कैप ही बोलेंगे, ए कैप। और ये किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? यूनिट वेक्टर का यूज, यूनिट वेक्टर का यूज होता है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है बस। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। कैसे सर? समझते हैं, देखो इसको समझो धीरे धीरे, वेक्टर आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ 20 न्यूटन। सपोज फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी आना चाहिए। डायरेक्शन हमें पता है कहां लग रहा है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम इसमें लिख सकते थे 20 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना बड़ा लिखना पड़ता? तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमने ऐसे आई कैप लगा लिया। ये आई जहां पे लगता है, आई बताता है कि डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस।
इधर की तरफ एक्स एक्सिस। अब देखिए यूनिट वेक्टर 20 को हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो यूनिट हो गई आगे न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। 20 पे हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये 20 को तो चेंज नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 30 है, 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। 20 को आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ये 20 तो चेंज नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर क्यों यूज किया, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर बता रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। अभी मैंने बताया यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं, टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूज करते हैं। 20 आई कैप हमें बता रहा है कि ये फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहां पे होता -20 आई कैप, तो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। 20 आई कैप मतलब 20 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -20 आई कैप 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए हम इसको जे लिख लेते हैं, जे, तो जे किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। जे कैप मतलब 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप -20 जे कैप, तो नेगेटिव शो कर रहा है 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। के जेड एक्सिस के लिए के 20 के कैप 20 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, -20 के कैप 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए के, ऐसा। तो यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस यही है कि ये डायरेक्शन हमें बताता है, ठीक। बाकी ये 20 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं लेके आने वाला, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। चलो ये भी क्लियर हुआ। अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसके आगे देखो और क्या टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे टर्म्स देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, नेम से पता चल रहा है फिक्स्ड है, चिपका हुआ एक जगह में। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या हुआ, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है। जैसे पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, उसका इनिशियल पॉइंट जो टेल है वो ओरिजिन पे ही रहेगी। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है उनको कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर, ये बस हमने नेम दिए हैं अलग अलग वेक्टर को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फ्री वेक्टर, तो फ्री वेक्टर क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, फ्री है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहीं भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है। आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले लिखते हैं इसके बारे में। वेक्टर्स विच एक्ट along same line or along parallel lines। वो वेक्टर जो सेम लाइन में हो या पैरेलल लाइंस में हो उन्हें कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कैसे सर, पहले सेम लाइन का मीनिंग समझते हैं। सेम लाइन का मीनिंग क्या है, एक लाइन है ऐसे, और यहां पे एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर है हमारे पास p वेक्टर सपोज, और एक वेक्टर ऐसे है q वेक्टर। तो ये सेम लाइन में, एक ही लाइन में है, तो ये वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या है, एक वेक्टर ऐसा है p वेक्टर, हमने q को नीचे शिफ्ट कर दिया, मैंने बताया था पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, q वेक्टर इधर आ गया, ये पैरेलल लाइन में है, तो अभी भी ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। समझ गए, सेम लाइन और पैरेलल लाइन में हो अगर वेक्टर्स, तो वो कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, इसमें एक और समझिए, ये हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है p और ये q, क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नहीं, ना तो इनकी सेम लाइन है ना ही पैरेलल लाइन है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है, ये नहीं है कोलिनियर वेक्टर्स। ये कोलिनियर वेक्टर है, क्या ये भी कोलिनियर वेक्टर है, एक हमारे पास p ऐसा है और ये एक ही लाइन है, ठीक, लाइन सेम है इनकी, समझ जाओ, और q ऐसा है, क्या ये भी कोलिनियर वेक्टर है, हाँ। सेम लाइन में हो, इधर हो, सेम लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्या ये भी कोलिनियर वेक्टर, मैं इस p को यहां शिफ्ट कर दिया, q और ये p इधर की तरफ, क्या ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यस, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, पैरेलल लाइंस में है ना, पैरेलल लाइंस में, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, विच एक्ट अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस।
पैरेलल में हो या सेम लाइन में हो तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। अच्छा एक और इसमें समझिए, दोनों वेक्टर अगर सेम लाइन में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, जैसे ये एक ही डायरेक्शन में दोनों इधर की तरफ है, तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हुए? वो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो और वो सेम लाइन में हो या पैरेलल लाइन में हो, तो इनको कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बिटवीन एंगल है 0 डिग्री। तो अगर वेक्टर्स के बिटवीन एंगल होता है 0 डिग्री तो वो कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर वो सेम डायरेक्शन में है और सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में है तो उनको कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। अगर इनकी बात करें, ये भी सेम लाइन में, ऐसे ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? ये इधर है ये इधर है, तो दोनों के बिटवीन एंगल है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब एंगल हो, 180 डिग्री जब एंगल हो तो वो कैसे वेक्टर्स हो जाते हैं? एंटी पैरेलल। और 0 डिग्री जब एंगल हो तो वो कैसे वेक्टर्स हो जाते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, तो ओवरऑल कोलिनियर वेक्टर्स क्या हुए? वो वेक्टर जो सेम लाइन में हो या पैरेलल लाइन में हो। वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। सेम डायरेक्शन में हो तो वो होते हैं पैरेलल वेक्टर एंगल 0 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर एंगल 180 डिग्री। इसकी शिफ्टिंग हमने यहां कर दी, अभी भी ये कोलिनियर है और अभी भी ये एंटी पैरेलल है। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसमें आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेना। अब चलते हैं इसमें आगे और अब देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, अब ये कोप्लेनर क्या होते हैं? कोप्लेनर नेम से पता चल रहा होगा, प्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में हो, जो सेम प्लेन में हो उन वेक्टर्स को कहेंगे कोप्लेनर। इसका मीनिंग क्या होता है सर? पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास चलेगा इट कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स किन्हें कहते हैं? जो कहां हो? वेक्टर्स इन सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन का मीनिंग क्या है? ये हमारे पास एक प्लेन है और दो वेक्टर ऐसे हैं इस प्लेन में है, दो वेक्टर इस प्लेन में है, तो ये कैसे वेक्टर्स हो गए? कोप्लेनर। एक वेक्टर इस प्लेन में है, एक ऐसे चले गए, क्या ये कोप्लेनर है? फिर ये कोप्लेनर नहीं है। एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर इस प्लेन में है, तो फिर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। एक ऐसा है, अभी भी ये कोप्लेनर है, ऐसा अब कोप्लेनर नहीं है। मतलब प्लेन, एक सीट रख दो, पेज की सीट, मतलब पेज रख दो एक, अगर दोनों उसी पेज में आ रहे हैं, उसी प्लेन में आ रहे हैं जिस प्लेन में पेज है, तो वो कोप्लेनर है। ठीक हो गया? चलिए ठीक है, सिंपल समझ गए होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल, अब ये भी नेम से समझ आ रहा होगा, इनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। एक वेक्टर हमारे पास ये है p वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ये है q वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ये है r वेक्टर। ये कैसे वेक्टर हैं? को इनिशियल वेक्टर से, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक, आगे चलो। को टर्मिनस वेक्टर्स, ये क्या क्या आ रहे हैं सर? क्या करें? ऐसा ही है, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस मीन्स टर्मिनल पॉइंट सेम, इनके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं। एक ये है p वेक्टर, एक ये है q वेक्टर और एक ये है r वेक्टर। इनके देखिए टर्मिनल पॉइंट सेम है सबका यहाँ पे, तो ये कैसे वेक्टर्स हैं? को टर्मिनस वेक्टर्स। क्लियर? आगे बढ़े। यस, जीरो वेक्टर, ये क्या हुआ सर? इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर। तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मीन्स कोई भी डायरेक्शन इसकी हो सकती है, एनी डायरेक्शन। वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये कैसे पॉसिबल है सर कि जीरो मैग्नीट्यूड हो फिर भी उसको वेक्टर बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा होता है। जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ऐसा समझिए कि मैं इस डस्टर पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 0 न्यूटन, तो जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, जीरो वेक्टर। ठीक, अब देखिए मैं जीरो वेक्टर अप्लाई कर रहा हूं, किसी ने पूछा किस साइड? इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कहीं भी अप्लाई कर लो वो तो जीरो है। जीरो वेक्टर मतलब जीरो न्यूटन फोर्स, आप कहीं भी अप्लाई कर लो क्या फर्क पड़ता है? वो तो जीरो है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो जीरो वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है। ठीक, लिखते कैसे हैं इसको? इसको ऐसे लिखते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको लेके आए? सपोज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है और ए और बी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आएगा? जीरो। इसको आएगा जीरो वेक्टर के इक्वल, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर से वेक्टर माइनस किया तो वेक्टर ही आना चाहिए, भले ही वो जीरो आए लेकिन वेक्टर तो थे ही वो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आएगा? जीरो वेक्टर, भले ही वो मैग्नीट्यूड वाइज जीरो हो लेकिन थे तो पहले वो वेक्टर ही। ये इससे पता चल रहा है कि हमने वेक्टर क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया है। समझ गए? ठीक है। ये इस जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट्स करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो फिर जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस वहां पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से जीरो वेक्टर नल वेक्टर भी कहते हैं इसको, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसको ऐसे शो करते हैं जीरो वेक्टर। वेक्टर से वेक्टर माइनस करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर ही आना चाहिए, भले ही मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन उसको क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ठीक हो गया? चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो आगे चलना है अपने को, आगे हमें मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को बाई ए रियल नंबर। नेक्स्ट लिखिए इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई रियल नंबर, मतलब 2, 5, 6 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ऐसे ए वेक्टर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब अब ये हो गया 2a वेक्टर। तो इसके साथ क्या होगा? ये पहले से डबल हो जाएगा, ऐसे लेंथ वाइज क्या हो गया? डबल हो गया। 2a वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो लेंथ भी डबल हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसको कर दूं -2a वेक्टर, तो -2a वेक्टर कैसा होगा? -2a वेक्टर ये कैसा होगा? माइनस क्या बता रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट कर दी, और 2 क्या बता रहा है? कि मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, इसका डबल यहां ऐसे डबल हो गया, हाँ हो गया, -2a वेक्टर। ठीक हो गया? तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, डायरेक्शन कब बदलेगी? जब माइनस में आ जाए। तो फिर से समझो, कंफ्यूज मत होना, एक और समझा देता हूं मैं, कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो हमारे पास एक वेक्टर है, छोटा करता हूं इसमें, p वेक्टर। मुझे बताओ 3p वेक्टर कितना होगा? इसके 3 टाइम्स, 1, 2, 3, मतलब ऐसे, ये 3p वेक्टर हो गया। -3p वेक्टर कैसा होगा? माइनस बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, ये हो गया -3p वेक्टर। ठीक, डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट माइनस से, और 3 मतलब ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक हो गया? ठीक, बस यही है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके ये चेंज इसमें आएगा। अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको स्केलर क्वांटिटी से। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब थोड़ा आगे समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चेंज आएगा? सपोज लैम्डा है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर को, तो वो कितना हो जाएगा? लैम्डा ए वेक्टर। ए वेक्टर है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? लैम्डा ए वेक्टर। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे। देखो अगर लैम्डा की कोई यूनिट नहीं है और डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, मतलब प्योर नंबर है। अगर लैम्डा मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है उसको जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और जो लैम्डा है उसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है, तो इसमें क्या चेंज आएगा? ये क्वांटिटी तो वही रहेगी, मतलब ये जो वेक्टर है वो वैसा ही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। ठीक, अब अगर लैम्डा की यूनिट है, लैम्डा हैज यूनिट्स, तो फिर क्या चेंज आएगा? देन यूनिट ऑफ लैम्डा ए विल चेंज, इसकी यूनिट भी बदल जाएगी। अगर ये यूनिट वाली स्केलर क्वांटिटी है तो फिर लैम्डा ए यूनिट बदल जाएगी, देन यूनिट ऑफ लैम्डा ए विल बी ऑब्टेन्ड। ये कैसे ऑब्टेन की जाएगी? बाय मल्टीप्लाइंग, सिंपल है, बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट ऑफ लैम्डा विद यूनिट ऑफ ए। अगर कोई यूनिट नहीं है तब तो बात खत्म,
ठीक। लेकिन अगर इसकी यूनिट है, इस स्केलर क्वांटिटी की यूनिट है, तो लैम्डा ए की यूनिट क्या हो जाएंगी, जो इसकी यूनिट है मल्टीप्लाइड बाई जो इस वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट है। कैसे समझो इसको, हमारे पास है एक्सेलरेशन वेक्टर ए वेक्टर, ये एक्सेलरेशन है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल प्योर नंबर 2 से, मतलब एक्सेलरेशन डबल हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक। लेकिन अगर हमने इसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जिसकी यूनिट है जैसे मास, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, ये होता है केजी, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनकी यूनिट अब बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर स्केलर क्वांटिटी की यूनिट है और उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलती है, तो क्या मिलता है यहाँ पे, फोर्स, F इक्वल टू एम ए। तो अगर लैम्डा की, कंफ्यूज तो नहीं हुए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तब तो बात खत्म, तब वो चेंज कैसे आएगा जो मैंने पहले बता दिया, ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे चेंज आएगा। लेकिन अगर लैम्डा की यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी की यूनिट है, तो ये हमें न्यू क्वांटिटी देता है, एक नई क्वांटिटी बनेगी, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट है तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन गया, फोर्स। मतलब जो इस क्वांटिटी की यूनिट होगी वो इन दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करके आएगी। ठीक हो गया, सही है, ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, क्या है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इनफ है, प्रैक्टिस करते रहें। आज बड़ा बेसिक लेक्चर था, इसके नोट्स बनाएं, बाकी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।